तमिलनाडु का नहीं, मुसलमान हो, और आसाम सबसे का हो। बड़ी बात क्या है साहब, कि ये ना, मुझे ये हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का एक बड़ा अजीब रंग है इनका। ये पता नहीं ये कौन से मुसलमान हैं, इनको अपने यूगुर मुसलमानों की चिंता नहीं है इनको। ये मक्कार मुसलमान है, हैं? ये कोई से मुसलमान ये नहीं, ये यूगुर मुनाफिक मुसलमानों मुसलमान। की इनकी चिंता नहीं। मैं तो काफ़ी डिबेट्स में गया हूँ, जी 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 जी। उसकी चिंता नहीं है। उनका दाढ़ी काट लें, बुर्का काट दें, कुछ भी काट दें, उनका हलाल नहीं सर, बंद कर उसमें दें। चिंता की नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है, जिसका जूता मजबूत होता है उससे ये ठीक रहते हैं। इनको इनको नफरत है, इनको नफरत है हिंदू हिंदू संस्कृति से। और एक बात मैं आपको और आज कह देता हूं, कि अगर आप हिंदुस्तान में रहने वाले जो सनातन की संस्कृति को नहीं जानते हैं, वो अपने मजहब को भी नहीं समझ सकते। आप गुरुओं की वाणी तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मालूम हो। अगर हिंदुस्तान की संस्कृति में आप लिप्त नहीं हैं, तो आपको, एक मुसलमान को यह भी नहीं मालूम होगा कि उसका कौन सा बाप या परदादा था जो कि मुसलमान मजहब को उसने और किस को एक्सेप्ट किया और किस हालात में एक्सेप्ट किया। वो भागता रहेगा। और वो इतिहास, कहते हैं ना, इतिहास नहीं पढ़, इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास पीछा करते रहती है पीछा आपकी। कर देती है। इतिहास आपका पीछा नहीं छोड़ती। भविष्य तो आप जानते ही नहीं है ना। भविष्य तो आप कंजक्चर कर सकते हैं, कंजक्शन कर सकते हैं। इतिहास आपको नहीं छोड़ती है। इसीलिए ये बावले की तरह, ये बावले की तरह घूम रहे हैं। इसीलिए अगर आप अगर मिट्टी की, अपनी मिट्टी को नहीं जानते, अपनी संस्कृति को नहीं जानते, सनातन संस्कृति को नहीं जानते, तो आप अपने मजहब को भी नहीं समझ नहीं, सकते। इसमें इसमें ये कहें कि ये जानते तो हैं, लेकिन नफरत के आलम में ये इतने ऊपर चले गए हैं कि उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये भी एक, ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि ये इतने भोले हैं, इनको पता नहीं है कि फ़ारूक अब्दुल्ला का बाप दादा परदादा 1722 में बदा, फिर वो वहाँ आपके मोहम्मद इकबाल सप्रू के ख़ानदान, पता है। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक एक दीवानगी का एक आलम वहाँ पहुँच गया है कि ये नॉर्मल नहीं होना चाहते, और अब उसमें रहने में इनको लगता है कि यही हमारी पहचान है और ये हमें ताकत देती है कि सक्सेसिव सरकारों ने इन लोगों को बढ़ावा दिया, मजबूत किया, और ये लोग आज एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन और भारत की संस्कृति के खिलाफ रह कर के, बोल कर ही ज़्यादा फायदा लेते हैं, मुझे सर ऐसा लगता ऐसा है। है कि देखिए, कहते हैं कि बनारस को 8 बार तोड़ा गया, 8 बार उसका निर्माण हुआ। पिछली बार बाबा विश्वनाथ का मंदिर, कहते हैं, निर्माण जो हुआ, पुनः निर्माण, वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। सोमनाथ कई बार तोड़ा गया और कई बार उसका पुनः निर्माण हुआ। उसी तरीके से कई हमारे मंदिर हैं, पूजा स्थल है, तोड़े गए, पुनर्निर्माण, ये साइकिल है। ये पूरी साइकिल, जो साइक्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, कलयुग, सतयुग है, त्रेता, द्वापर, ये साइकिल है। इसको कहते हैं संस्कृति। हम ये मान के चलते हैं। और ये अपने भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में पुणे में कहा था। उस आदमी कहा कि हर सिविलाइजेशन के वो जो चक्र चलता है, वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। प्रॉब्लम क्या है ये सारे मजहबों के साथ कि ये लीनियर है। और लीनियर में क्या है कि भाई आगे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। और एक प्रॉफिट ही अनाउंस कर रहा है कि कोई नहीं हो सकता। हाँ हाँ, एक वो खुद ही अनाउंस खुद करा ही कि मेरे अनाउंस बाद कर, में प्रॉफिट तो ये नहीं तो है। गुंडा कर दिया ना कि मेरे बाद दूसरा गुंडा नहीं बनेगा कोई। मेरा, आप कह रहे हो कि, मतलब मैं, हम मान सकते हैं कि ये सूरज जो है, जो ब्रह्मांड जो है वो अपनी जगह पर है, ब्रह्मांड जो है वो गर्दिश में है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है पुष्पेंद्र जी जो कि गर्दिश में नहीं है? वो गाना है ना, वो राज कपूर का, हम्म। कल हम हो न हो,
गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। हर चीज गर्दिश में। ये धरती भी जो घूम रही है ना 30 किलोमीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। लुक एट द स्पीड, ये गर्दिश में। और ये स्पीड भी हमारे ऋषियों ने कैलकुलेट किया। ठीक है। 1948 में नासा बना, तब से नहीं हुआ है ये तो कई सालों से चल रहा है। तो हर चीज गर्दिश में है। कोई अगर ये कहता है कि मैं आखिरी हूं, आई एम सॉरी टू से, मानने वाली बात नहीं है। किसी ने नहीं बोला। क्या भगवान कृष्ण ने कहा था मैं आखिरी हूं? क्या भगवान राम ने कहा मैं आखिरी हूं? क्योंकि हम इस साइक्लिक नेचर को आप अपने जीवन में ले लीजिए। जीवन का ही ये भी एक सिक्लिकल है। ये दुख आता है, सुख आता है। आप तो ये कहना, तो इनका प्रॉब्लम यही है कि एक बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इतिहास में जाते नहीं है। हमारे और आप में तो हम तो इतिहास जितना पीछे जाते हैं और पता चलता है तो उतना ही खुशी होता है, उतना ही मजा आता है, उतना ही मजा आता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब इतिहास इनका पीछा कर रहा है, ये इतिहास से भागते फिर रहे हैं। जब इतिहास से सेक्रेट ज्योग्राफी खोजने जाते हैं उधर अरब की तरफ, तो वहां से अरब इनको भगा देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर और माननीय न्यायालय से और न्यायिक जो प्रक्रिया है, हमारी प्रणाली जो है, उनको मैं ये सुझाव दे सकता हूँ या कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में मर्डर से भी और रेप से भी कोई खराब चीज है, वो है कन्वर्शन। आप जब किसी को कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको अपनी मां से अलग कर देते हैं। आप उसके रूट से, आप उसकी नदियों से, आप उसके पहाड़ से। क्योंकि बुनियादी तौर पे अगर आप सनातन धर्म देखें तो ये पूरे ब्रह्मांड से, प्रकृति से प्रेरित है। और प्रकृति से आप छीन लेंगे उसको, तो वो आदमी तो प्रकृति पे कब इंसानों पे ज्यादा यकीन करेंगे। आज चलिए मैं ईसाई धर्म की बात कर रहा हूँ कि भारत में जब तक अंग्रेज राज कर रहे थे तो ईसाई लोग अपने आप को जाने अनजाने, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने आप को वो ये मानते थे कि हम रूलिंग क्लास के लोग हैं। आज देखिए आज कितना बुरा हाल है वेस्टर्न कंट्रीज के पास। इंग्लैंड जूझ रहा है सर। जो इंग्लैंड के दौर में पूरी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, आज इंग्लैंड में सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। और वही वो एक वीसा के ऊपर वो अमेरिका कोई वीसा पे डिसीजन लेता है, तुम उछल कूद करने लगते हो। अरे वो उनका देश है यार, वो उनका देश है, उनका वो है कि वो क्या नीति बना रहे, तुम तो तय नहीं करोगे ना। वही है। अब यहाँ पर देखिए अरब को कोई पूछता नहीं था, और वो जो आप कहते हैं कि ये क्या ऊंट पर चढ़ के क्या खजूर तोड़ते हैं, खजूर तोड़ते थे। 30s में ऑयल पहले इंटरनल कंबस्टन इंजन बना। अल्लाह ताला ने इतना भी दिमाग नहीं इनको दिया था इंटरनल कंबस्टन इंजन बनाने का। नहीं तो अभी तक तो सुई तक नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने दिया क्या है इनको। इंटरनल कंबस्टन इंजन बना तो इनको पता चले यार इसकी तेल की जरूरत पड़ती है। अब तेल निकल गया। अब क्या है कि अभी जो वहाँ पे ऑयल इकोनॉमी जो है इट हैज गॉन डाउन बाय 2/3। तो इस्लाम भी उसी तेजी से नीचे आएगा। बिल्कुल। इराक, कंट्रीज लाइक इराक जहाँ $1 ट्रिलियन की वो थी, अभी $300 मिलियन की इनकी वो प्रोडक्शन है। कहाँ 1 ट्रिलियन, और वो 2/3 इट हैज कम डाउन एंड ऑयल प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू गो अप। तो ये जो बदलाव हो रहा है कि बिल्कुल इजराइल जो है वो दुबई पहुंच रहा है। अभी सब करीब 70,000 इजरायली गए दुबई में एज टूरिस्ट। अब जितने वहां पे स्टोर्स हैं सब में इजरायली शराब बिक रही है। जी जी जी, ठीक है ना। अब आप पकड़ के, उसके पास पैसा नहीं है। ये जो आप नौटंकी जो दुबई आके और दुबई से जो अपना ये दाऊद इब्राहिम जो अंपायर चलाता था वो सब खत्म हो गया।
तो योम क़यामत की तरफ, योम क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गए बिल्कुल, 1400 साल का, हो गया कि 1400 नौटंकी साल आपकी का पूरी ये। पूरी। हाँ? दैट्स राइट, दैट्स राइट। आप बताइए कि क्या आप सनातन धर्म किसी एक कमोडिटी पे निर्भर रहता है क्या? कोई एक कमोडिटी पे निर्भर है? हमारा पूरा अस्तित्व नेचर पे है, हमारे प्रकृति में। हमको कुछ से कुछ शिकायत ही नहीं है। अरे सब छोड़ छाड़ के लोग, वही मैं हमेशा बात करता हूँ कि कहता हूँ कि उदाहरण देता हूँ कि शंकर भगवान, ये यही राजा दक्ष, ये हिमालय जो सती के पिता थे, वो सती ने उनको, ये उनकी माता ने कहा, मैना ने, कि भाई जाके देखो तुम्हारी बेटी ने तो एक अल्लाड़ आदमी से शादी कर ली है, वो पागल सा घूमता रहता है, जाओ बेटी को कुछ दे आओ, उसको देखो सुखी रहे। तो वो ढेर सारे सामग्री वो लेके, हीरे जवाहरात ये वो करके लेके गए। वहाँ गए, जब बनारस में आए तो देखा यहाँ तो हर मंदिर में सोना चमक रहा है, यहाँ तो सड़कों पे हीरे जवाहरात, मतलब हीरे मोती इस तरह से पड़े हुए हैं जैसे मानो कि जैसे इससे ज़्यादा वैभवशाली और समृद्ध तो कोई इस संसार में कोई जगह ही नहीं। इवन विजयनगर की जो एम्पायर, जो पूरा किताब जो वुंडेड सिविलाइजेशन में वीएस नायपॉल ने लिखा है, तो उन्होंने कहा कि वो बड़े शर्मिंदा हुए, कहते अरे मेरा दामाद तो ये देखो यार, मैं कहा अब मैं क्या इसको क्या दूं ले जाके, ये तो सूरज के सामने दिया दिखाने के समान है। तब लोगों ने कहा ठीक है, वापस तो नहीं ले जाओगे ना, दामाद के लिए लाए हो तो सुरेश्वर का मंदिर बना देना। तो वही शंकर वो हीरे मोती वाली बनारस के महाराज हैं, रूलर हैं, और वही शमशान घाट के भी महाराज, वो भभूत वाले शंकर, हाँ, वो जटा वाले शंकर, वो डमरू वाले शंकर, और एक ये शंकर। और ये देखिए ये कितना, मतलब ये मैंने बीएचयू में भी ये बात कही थी कि ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, आपको बताया जा रहा है कि भैया ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो ये भभूत, जो ये शमशान वाले जो दुनिया है, ये दोनों इसी जिंदगी का रियलिटी है। और इसीलिए बनारस में कई लोग, कितने सेठ, राजा, रानी, महाराजा, महारानी, अब सब अपने सोने वाले उस अपने जीवन को छोड़ के वो आखिरी समय वहां अपना प्राण त्यागने आते हैं। ये रियलिटी है। अगर ये रियलिटी, अगर वो जो मजहब बनाने वाले को के उसमें आ जाती तो ये इतने मार काट नहीं करते, ये इतने मार काट नहीं करते। मैं कहता हूँ, मोहम्मद घोरी कहते हैं कि वो जब डेथ बेड पे था तो वो अपने लोगों को बोलता था कि पूरे थाली में जितने उसके ये वो हीरे जवाहरात वो लेके आते थे, उसको कहते दिखाओ मेरे को, ये मैंने अर्जित किया है। और वो देख के रोता था कि ये मेरे किस काम का। तो ये आप एक पूरी दुष्ट संस्कृति को आप उसको जक्स्टापोज कर रहे हो। ये जो दो वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूं, शंकर जो शमशान के शंकर और जो सोने के महल वाले शंकर, उस सभ्यता को आप इस से अगर जक्स्टापोज कर रहे हो और ये कहते हो कि दुनिया में सारे धर्म, ये सारे मजहब बराबर हैं, तो आपके जैसा कोई पापी नहीं। सिंह साहब, हम लोगों ने बात अपनी आसाम से शुरू की थी, एक आसाम का आखिरी एक्सपीरियंस, क्योंकि आप मुझसे पहले कामाख्या मंदिर 2 बार गए, लेकिन मैं तो आप जानते हैं मेरी क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने एक चीज़ वहाँ महसूस की, और वो ये कि कामाख्या मंदिर के जो पंडित जी थे जो पूजा करा रहे थे, वो जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उन मंत्रों के उच्चारण में न आसाम का कोई डायलेक्ट दिखाई देता था। उच्चारण जो उनका है, जो प्रोनंसिएशन उनका है, जो तलफ़ुज़ उनका है, वही उज्जैन के महाकाल का है। तो यहाँ से चल के आसाम चले जाएं मंत्र, तो मंत्रों के उच्चारण में कहीं कोई ज़रा सा भी ध्वनि का भी फर्क नहीं है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी माँ कामाख्या से लेकर के जितने जहाँ भी मंदिर बने हमारे, वहाँ मंत्रों के उच्चारण में, उनकी ध्वनि में कोई एकदम साइंटिफिक है।
एकदम साइंटिफिक है। ये मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं तो उज्जैन भी कई बार गया हूँ, अभी 2-3 दिन बाद फिर मैं जा रहा हूँ, और मैं ओमकारेश्वर भी गया, मैं नासिक भी गया, लेकिन मुझे लगा लोगों में बातचीत करने में, डायलेक्ट में बातचीत में फ़र्क होता है, थोड़ा सा किसी चीज़ को हा को शाह बोलेंगे, लेकिन मंत्रों का उच्चारण में वही लोग, एकदम वही शुद्धि है। ये एक अजीब मैंने बात महसूस की, पता नहीं आपने इसको देखा? नहीं, आपने, मैं आपको बता दूं कि उज्जैन भी एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है। नहीं, मैंने वही कहा मैंने कहा कि उज्जैन भी जी एक जी, बहुत बड़ा देवी के बिल्कुल कुछ बिल्कुल। हिस्सा वहाँ भी गिरा था, ठीक है ना। तो वो भी एक शक्तिपीठ है, और आप जितने शक्तिपीठ आप वहाँ जाएं, आप एक ही तरह के उच्चारण एक ही तरह वो एक ही तरह के नॉट उच्चारण इवन एक ही तरह पाएंगे। का उच्चारण, इवन इवन जो हम और नॉर्थ इंडिया में लोटा तांबे का होता है वो वहां भी था। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब ये पता नहीं क्या कल्चर चल गया है कि फलाना किताब, सो एंड सो बुक, सो एंड सो पेज नंबर, सो एंड सो पैरा, ठीक है ना। आप कोई चीज़ जैसे आप कोट करते तो ऑथेंटिसिटी के लिए या अपनी विद्वता दिखाने के लिए आप ये करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत फूहड़ किस्म का स्कॉलरशिप है एक्चुअली। आप मानिए, अगर भारतीय संस्कृति अगर सरवाइव किया है इतने सालों तक, इट इज़ बिकॉज वी हैड ओरल ट्रेडिशंस। और ओरल ट्रेडिशंस में क्या है सर कि साउंड एक एनर्जी, और आपको मालूम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। तो ओरल ट्रेडिशन में एक साउंड का साइंस है, साउंड की इंजीनियरिंग है, समझे कि नहीं। और यही मंत्रों का उपयोग है। मैं कहा ये किताब उताब, ये ग्रंथ वंथ जो है ना, ये बहुत फूहड़ किस्म का ये चीज। आज क्या हुआ, रोमिला थापर तो बहुत बड़ी, वो क्या उन्होंने कई इतिहास के ग्रंथ लिख दिए, आज लोग उस पे थूक रहे हैं। कई ऐसे मार्क्सिस्ट लोग हैं कि कलम 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 से तो आप कुछ भी करवा सकते हो। सॉरी टू से, कलम कलम से तो कई लोगों ने प्रोस्टिट्यूशन, मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन भी किया है। लेकिन जो साइंस ऑफ साउंड है और साइंस ऑफ इंजीनियरिंग है, ये साउंड का इंजीनियरिंग है, उसका एक अपना महत्व है। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ का कुछ टेनर है, पिच है, कुछ अपना ये, उसमें कुछ इमोटिव कंटेंट है, उसमें कुछ कंसर्न है। बात करने आपका एक तरीका है, सभी लोगों का एक तरीका है। सभी लोग एक जैसे लिख सकते हैं रट के एक जैसे बोल नहीं सकते हैं। आप कोई भी इम्तहान ले रहे हो, कोई अगर बाई रोट, कोई अगर वो कर रहा है, होता है किसी किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो पूरा वर्बेटम तैयार कर लेता है, वो उसको उतार देगा अगले दिन एग्ज़ाम में। ओरल में आप नहीं कर सकते इसको। आप एक गाना ले लो, 5 आदमी 5 तरीके से उसको गाएंगे, 5 आवाज़ में गाएंगे, पांचों का जो आपके बॉडी पे इफेक्ट होगा, वो आपके बॉडी के केमिस्ट्री पे उसका अलग अलग इफेक्ट होगा। सो इसलिए ये जो किताबों का ये, वो कुछ अंग्रेजी स्कॉलर यहाँ पर आए थे और आके बोले थे कि देखो यहाँ की ना, ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी जो है, वो कहते हैं एक छोटी सी लाइब्रेरी इंडिया की पूरी लाइब्रेरी के बराबर। ये उनका ये कहना। उन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही फूहड़ किस्म की है। ये लिखित विखित चीज़ें तो ये लैंड रिकॉर्ड से मुंशीगिरी के लिए ठीक है। When you want to document a thing ना, तब ये मुंशीगिरी ठीक है। वरना ये आपकी जितनी पद्धति है, जो संगीत की पद्धति है, सारा ओरल ट्रेडिशन से आया है। इसीलिए जब आप मंत्रों के उच्चारण की बात कर रहे हैं, ये मंत्र जो है ना, जब हम कहते हैं कि संगीत, साउंड, यही साउंड है जो जोड़ता है पूरे हिंदुस्तान को। अब उस साउंड में आप कैरल गाने लगो, उस साउंड में आप लाउड स्पीकर में सुबह 5 बजे मेरी नींद हराम कर दो। समझ रहे हैं मैं समझ गया हूँ।
वो हमारी मिट्टी के है नहीं। तो इसीलिए आपने उसमें वो एक वो सिमिलैरिटी देखा जो आपने कामाख्या या आप वो कामाक्षी का जो मंदिर है वहाँ पे कांचीपुरम में, जी 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 जी, वहाँ भी आप वही पाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एवरीवेयर। दैट इज द यूनिटी ऑफ इंडिया, दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द रियल इंडिया। सो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, आपने बहुत सारी बातें की और आसाम को लेकर के ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि आपने बहुत डिटेल में आज बात की। एक बात मैं आप जाने से पहले मैं जरूर प्लीज़ कि ये देखिए, आसाम का लोग पूछते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक एग्रेशन अभी सबसे बड़ी समस्या ये है, इसका हल क्या है। तो देखिए हल क्या है कि कोई 5 स्टेट्स इम्पैक्ट करती हैं। ये अगर आप देखें तो 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, दीज आर द स्टेट्स। कोई 2000 से ऊपर किलोमीटर वेस्ट बंगाल का है, कोई 263 किलोमीटर असम का है, बट येट असम में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। अब ये 5 जो स्टेट्स जो हैं जो रिंग करती हैं बांग्लादेश को, जब तक इनकी आपस में कड़ियाँ मजबूत नहीं होंगी ये कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए कि एक जगह ज्योति बासु जैसी सरकार है और आसाम में एक नेशनलिस्ट सरकार है, तो सारा फ्लो इधर से आने लगेगा। अगर मान लीजिए त्रिपुरा में है वामपंथी सरकार है और एक जगह कोई नेशनलिस्ट सरकार है मिजोरम में, तो भी फ्लो नहीं बंद होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि जब तक ये कड़ियाँ आपस में मजबूत नहीं होंगी, जब तक ये 5 कड़ियों में नेशनलिस्ट सरकारें नहीं होंगी, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। और केवल महज बीएसएफ को बॉर्डर पे लगाने से नहीं होता। That's right. ठीक है ना। इलीगल माइग्रेशन वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों के ऊपर में निर्भर करता है। इसलिए 5 कड़ियाँ मजबूत होनी चाहिए। थैंक गॉड त्रिपुरा में है, असम में है। तो मैंने आप शुरुआत हो गई है त्रिपुरा जैसी जगह में, 5 में होनी चाहिए, 5 में होनी चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस गोइंग टू इन बंगाल, जो माहौल वहाँ है। तो जो बात आप कह रहे हैं, तो 2000 किलोमीटर, तो वो अगर बंगाल में अगर सरकार आपसे अब आप मैं 5 कड़ियों को, ये इतना वीक कड़ी है कि अभी की जो मुख्यमंत्री हैं ये सबको मालूम है कि जब शेख हसीना ने, जब ये जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश में क्रैक हुआ, सारे के सारे इनके पास आ गए, इनके पास आ गए। बताइए। तो इसलिए ये 5 कड़ियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मजबूत तभी हो सकता है जब वो सरकारें, वो नेशनलिस्ट, एंटी इंडिया सरकारें ना हो वहाँ, दैट इज एंटी नेशनल सरकारें ना हो। तो ये महज चुनाव और ये गवर्नेंस का मामला नहीं है। आप सुरक्षित होंगे तभी, गवर्नेंस तो बाद में आता है। That's right. हाउ कैन देयर बी गवर्नेंस विदाउट सिक्योरिटी? और इसीलिए फिर इसी को आप ये कीजिए कि भाई ये तभी तो हमने ये CAA बनाया। अब माइनॉरिटीज का आप उधर हाल देख रहे हैं पाकिस्तान में। अब माइनॉरिटीज का आप तो कहते हैं ना भाई कि अपने कश्मीर में, क्या कश्मीरी हिंदुओं ने गाली दी थी? मोहम्मद साहब को गाली दी थी। किसको गाली दी थी उन्होंने, जो आपने ये वो किया? तो हमने तो इनका रूप और स्वरूप सब देख लिया, हर तरीके का रूप देख लिया, इसलिए ये बेवकूफ नहीं बना सकते हमको। कश्मीर में भी देखा, आसाम में भी देखा, अलीगढ़ में भी देखा, आजमगढ़ में भी देखा, सब जगह एजेंडा सब जगह एक है। सो सर थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।